हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की भी स्टोरी एक ऐसे असैसिन की है जो अपने बहन के लिए पूरे सोसाइटी से अकेले भिड़ जाता है, जहाँ पे पॉलिटिशियन, गैंगस्टर और बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो चलो बिना बिना अपना टाइम गवाए तो आज की स्टोरी हम लोग चालू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें किसी अननोन टेररिस्ट बेस को दिखाया जाता है, जहाँ एक लेफ्टिनेंट और एक दूसरे आदमी को कैप्चर करके रखा हुआ होता है। तभी लेफ्टिनेंट माफी मांगते हुए उस आदमी को कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप भी यहाँ पे फंसे पड़े हो। प्रोफेसर कहता है कि तुम अपने आप को मत कोसो, ये सब मेरे लिए हुआ है क्योंकि तुम लोग ही मुझे यहाँ पे बचाने आए थे। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि अगर मेरे इन्फॉर्मर ने सही इन्फॉर्मेशन दिया होता तो शायद मैं आपको यहाँ से आज़ाद करवा देता। उसने कहा था कि यहाँ पे बहुत ही कम टेररिस्ट है और वो लोग भी इतने स्किलफुल नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसी ने हमारे साथ धोखा किया है। तभी उस बेसमेंट का डोर ओपन होता है और वहाँ पे एक टेररिस्ट एक सोल्जर को घसीटते हुए लेके आता है और उस रूम में फेंक देता है। उसे देख के लेफ्टिनेंट कहता है कि सार्जेंट किम, तुम ठीक तो हो ना, और उस टेररिस्ट को गाली दे देता है। फिर वो टेररिस्ट भी लेफ्टिनेंट को रिटर्न में गाली देता है और साथ में मार लगा के स्माइल करते हुए रूम से चला जाता है। फिर लेफ्टिनेंट उठ के सार्जेंट और प्रोफेसर को कहता है कि ये सब हमें मार क्यों नहीं देते, ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। फिर सार्जेंट कहता है कि लेफ्टिनेंट आप ठीक तो है ना। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मेरी चिंता छोड़ो और ये बताओ हमारे बाकी के ट्रूप्स मेंबर कहाँ पे है। सार्जेंट कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उनको भी इन्होंने पकड़ लिया होगा और कहीं दूसरे ही रूम में रखा हुआ है। तभी डोर खोलने का साउंड आता है और जैसे ही डोर खुलता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट खड़ा हुआ होता है। उसे देख के लेफ्टिनेंट कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। फिर वो टेररिस्ट सीधा जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई और ही खड़ा हुआ होता है और ये बंदा हमारा हीरो होने वाला है। फिर वो बंदा लेफ्टिनेंट से पूछता है कि क्या आप लेफ्टिनेंट केंग हो। लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम कौन हो, और मन में सोचता है कि इसका बोलने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन ये कोरियन ही बोल रहा है। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ तुम सबको रेस्क्यू करने आया हूँ, तो चलो अब मुझे सब लोग फॉलो करो। फिर वो सारे बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं और निकलते ही उन्हें दिखता है कि बहुत सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं। लेफ्टिनेंट उन लाशों को देख के कहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ साउंड क्यों नहीं आया हमें, इन्होंने क्या फाइट बैक नहीं किया था। फिर लेफ्टिनेंट उस लड़के के पास जाके पूछता है कि तुम कौन से डिवीजन से हो और तुम्हारे साथ कितने लोग हैं इस मिशन में। फिर वो बंदा कहता है कि मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बता सकता, और हाँ, ये मिशन मैं अकेले ही हैंडल कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट शॉक में हो जाता है और सोचता है कि ये इतना साइलेंटली अकेले मिशन को हैंडल कर रहा है। तभी सामने से एक डोर खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। उसे देख के लेफ्टिनेंट कहता है कि सामने एक दुश्मन है। तभी उस टेररिस्ट की भी नजर उनकी तरफ पड़ती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि अंदर एक और टेररिस्ट है, अभी तो हमें गन चलाना ही होगा, हम साइलेंटली इनको नहीं मार पाएंगे। तभी वो बंदा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और डोर वाले टेररिस्ट के पास चला जाता है और जाते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके गन गिर जाता है। उसके बाद उसके गर्दन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट वहीं पे मर जाता है। उसे देखने के बाद दूसरा टेररिस्ट अपना गन रेडी करता है, लेकिन तब तक वो बंदा अपने नाइफ को निकाल के उस टेररिस्ट के ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे नाइफ सीधा जाके उसके दिल में लगता है और वो टेररिस्ट वहीं पे मर जाता है। लेफ्टिनेंट इस फाइट को देख के सोच में पड़ जाता है कि इसने इतनी जल्दी दो टेररिस्ट को मार दिया, वो भी बिना कुछ साउंड किए। फिर वो बंदा अपना गन निकाल लेता है, जिसके ऊपर साइलेंसर लगा हुआ होता है, और कहता है कि अभी हमें अपना स्पीड बढ़ाना होगा और तुम लोग अपना गन यूज मत करना जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। उसके बाद सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि ठीक है, और सोचता है तो हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर वो बंदा दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और सामने जितने भी टेररिस्ट निकलते हैं सबको शूट करते हुए जा रहा होता है। तभी एक जगह पे मल्टीपल टेररिस्ट का आवाज आता है, जिसे सुन के लेफ्टिनेंट सोचता है कि अभी तो उसको हमारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बंदा इतना खतरनाक होता है कि वो खुद उनके सामने जाके सेकंड्स में तीनों टेररिस्ट को वहीं पे खत्म कर देता है। जिसे देख के लेफ्टिनेंट कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और इसका मुंह में देखने के बाद मुझे नहीं लगता ये कोई सोल्जर भी है। फिर वो सारे भागते हुए एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फिर वो बंदा वही जाके कॉर्नर पे रुक जाता है और लेफ्टिनेंट को कहता है कि अभी हमें यहाँ पे 1 मिनट रुकना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें यहाँ रुकना क्यों है, अभी तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो बंदा पीछे की तरफ इशारा करता है, तो लेफ्टिनेंट पीछे की तरफ देखता है तो प्रोफेसर और सर्जन वो दोनों बहुत ही थके हुए हैं और वो उनके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट सोचता है कि मैं भागने में इतना बिजी हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरे साथी कितने पीछे छूट गए हैं। मुझे तो खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि ये बंदा बहुत पागलों की तरह भाग रहा है, लेकिन इसने तो अच्छा खासा प्लान करके रखा हुआ है। फिर लेफ्टिनेंट उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि इसकी आंखें भी काली है और इसने टूटा फूटा ही सही लेकिन कोरियन बोला है, और ये शायद से कोरियन भी हो सकता है। और लेफ्टिनेंट उससे फिर से एक बार पूछता है कि क्या तुम कोरियन हो, लेकिन वो बंदा कहता है कि अभी टाइम खत्म हुआ, चलो अब। फिर वो सारे भागते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद लेफ्टिनेंट के बाकी के मेंबर लेफ्टिनेंट को दिखते हैं, जो कि गाड़ी के साथ खड़े हुए होते हैं। फिर वो लोग लेफ्टिनेंट को देख के खुश हो जाते हैं और लेफ्टिनेंट भी उनको देख के खुश होते हुए पूछते हैं कि तुम सबको तो कहीं और लेके गए थे ना, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो कि तुम सब लोग यहाँ पे एक साथ हो।
फिर उनमें से एक सोल्जर कहता है कि लेफ्टिनेंट, ये जो आदमी आपके साथ है इसी ने हमें बचाया है और इसी ने कहा था कि यहाँ पे रुकने के लिए ताकि ये आपको लेके आ पाए। फिर हमारा हीरो कहता है कि अभी हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा और तुम सब साउथ की साइड को आगे बढ़ो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे लोग मिल जाएंगे और बाकी वो लोग ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर लेफ्टिनेंट उसको थैंक्स बोलता है और वो जवाब में कहता है कि थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ मेरा मिशन को पूरा कर रहा हूँ। उसकी जवाब सुनकर लेफ्टिनेंट को पता लग जाता है कि ये एक मर्सनरी असैसिन है। फिर लेफ्टिनेंट अपना हाथ आगे बढ़ाता है चेक करने के लिए और कहता है, मानता हूँ ये एक पेड मिशन है, लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। फिर वो बंदा भी लेफ्टिनेंट के हाथों की तरफ देखने लगता है, तभी कुछ साउंड आता है और थोड़ी दूर में हमें दिखाया जाता है कि कुछ टेररिस्ट बाजूका लॉन्च कर देते हैं उनकी तरफ, जिसको सुनते ही वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि सब नीचे झुक जाओ। फिर उनके पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सब लोग सुन पड़ जाते हैं। जिस फिर लेफ्टिनेंट अपना होश संभालते हुए देखता है कि उसके मेंबर कहाँ पे हैं और प्रोफेसर कहाँ पे है। फिर लेफ्टिनेंट को दिखता है कि वो लोग गाड़ी के पीछे सेफ है। तभी लेफ्टिनेंट को गन साउंड सुनाई देता है। फिर लेफ्टिनेंट देखता है कि वो बंदा टेररिस्ट के ऊपर गोली चला रहा होता है। लेफ्टिनेंट तभी सोचता है कि जब तक मैं अपने आप को संभाल रहा था तब तक इसने अपने आप को संभालने के साथ साथ उनको काउंटर अटैक भी कर दिया है। फिर लेफ्टिनेंट उस बंदे को अच्छे से देखता है तो उसका नकाब हट चुका होता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि जिसको मैं एक मॉन्स्टर समझ रहा था ये तो सिर्फ एक बच्चा है। फिर हमें 6 महीने बाद का टाइम जंप दिखाया जाता है कोरिया के एक स्कूल में, जहाँ टीचर बोल रही होती है, अटेंशन एवरीवन, आज हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। उस स्टूडेंट को देख के क्लास के जितने भी लड़कियां होती है वो सब लोग ब्लश कर रही होती है और जितने भी लड़के होते हैं वो सब लोग जेलस होते हैं। फिर टीचर कहती है, आज से ये लड़का हमारे क्लास में तुम सबके साथ पढ़ेगा। फिर वो बंदा सबकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि तुम सबसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है यूजिन। फिर हमें एक दूसरे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन की बहन बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि ओप्पा अभी तक शायद अपने क्लास में जा चुके होंगे। फिर उसके एक क्लासमेट भागते हुए क्लास के अंदर आती है और सबको बोलने लगती है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है हमारे स्कूल में और वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। फिर यूजिन की बहन सोचती है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट, शायद ये मेरे भाई के बारे में ही बात कर रही है और वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है कि कैसे 10 साल पहले मॉम डैड और ओप्पा जिस प्लेन से ट्रेवल कर रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया था और मैंने सोचा था कि मॉम डैड के साथ मेरे ओप्पा भी मर गए हैं, लेकिन 10 साल बाद वो फिर से लौट आया है, पता नहीं कैसे। और फिर हमें एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने दादाजी के साथ अपने भाई को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गई थी। वहां दादाजी अपने पोते को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में रोने भी लगते हैं और उससे जाके गले लगा लेते हैं और यूजिन भी उनसे गले लग जाते हैं और वो अपने भाई को देख के तो पहले शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये लड़का सच में मेरा भाई है। फिर यूजिन अपने बहन की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि तो तुम ही दायून हो। दायून क्लास में बैठी बैठी अपने भाई के ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी उसके पास एक बुली लड़की आती है और उसे पुकार रही होती है, ओए दायून बददिमाग कहीं की, तुम बहरी हो गई है क्या, कितनी बार तुम्हें बुलाना पड़ेगा। फिर दायून उसे देख के घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर वो बुली लड़की कहती है, पी क्लास में तुम्हें अपने जिम वाले कपड़े मुझे देने पड़ेंगे, वैसे तुम अपने साथ कपड़े तो लाई हो ना। फिर दायून कहती है, मैं कपड़े तो लाई हूँ मगर मैंने अपने कपड़े तुम्हें दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी। यह बात सुनकर बुली लड़की दायून के सर पर मारते हुए कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया मुझे उल्टा जवाब देने के लिए, जब मैंने तुम्हें कपड़े मांगे हैं तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें कपड़े देने पड़ेंगे और बाकी मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या पहनो और क्या नहीं। फिर वो बुली लड़की की फ्रेंड बोलती है कि हमने तुम्हारे ऊपर थोड़ा ढील क्या छोड़ा, तुम तो हमारे हाथ से निकलने लगी हो, फिर से तुम्हें मार खा के रोना है क्या सबके सामने। दायून उनकी बात सुनकर चुप हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। फिर से सीन चेंज होता है और क्लास 3-2 का दिखाया जाता है जहाँ मैम कहती है कि ये बच्चा हमारे साथ ही पढ़ेगा आज से, तो सब लोग इसे हेल्प करना एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि ये अभी अभी कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से आया है। फिर टीचर यूजिन को कहता है कि वो पीछे वाला सीट देख रहे हो, वहाँ जाके बैठ जाओ। फिर यूजिन भी यस मैम बोलता है और अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन उसी क्लास में एक लाल वाल वाला लड़का होता है जो यूजिन को देख के सोच रहा होता है कि इसमें ऐसा क्या खास बात है जो लड़कियां इसके ऊपर मर रही है, मुझे तो दिखने में ये कुछ भी खास नहीं लग रहा। फिर उसका दूसरा दोस्त उसे इशारा करता है बुली करने के लिए और कहता है, ओए ली, वो तेरी तरफ ही आ रहा है। और ली भी उसका इशारा समझ जाता है और वो सोचता है कितना आराम से ये चलते हुए मेरी तरफ आ रहा है, अब तो इसे पहले दिन ही मजा चखाना पड़ेगा। और ये कहकर ली अपना पैर आगे कर देता है यूजिन को गिराने के लिए, लेकिन यूजिन सीधा आके ली के पैर के पास खड़ा हो जाता है। फिर ली सोचता है कि मेरा टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन ये बंदा गिरा क्यों नहीं। फिर ली यूजिन को देखता है तो उसे पता चलता है कि यूजिन भी उसी की तरफ घूर रहा होता है।
जिसे देख के ली को गुस्सा आता है और ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है, कमीने, तू ऐसे मेरी तरफ घूर के क्या देख रहा है। यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन उसको एक बैक मेमोरी भी याद आती है जहां लेफ्टिनेंट यूजिन को कह रहा होता है कि तुम अब कोरिया जा रहे हो, वहां जाके तुम्हें हर हाल में फाइट को इग्नोर करना है। यूजिन भी कहता है कि मैं उतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि बिना कुछ इंटेल गैदर किए ही मैं फाइट में एंगेज हो जाऊंगा। क्या पता वो लोग मुझे किसी नौसिखिए की तरह मार ही दे। मैं तो 10 साल से बैटलफील्ड में टाइम स्पेंड किया हूँ ना, तो मैं सोच समझ कर ही फाइट में एंगेज करूंगा। फिर लेफ्टिनेंट यूजिन की बात को काटते हुए कहते हैं कि पागल, मैं तुम्हें फाइट इसीलिए करने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी नहीं तुम्हारे ओपोनेंट की चिंता है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे स्कूल के बच्चे हैं। अगर तुम उनसे फाइट करोगे तो वो मर जाएंगे। तभी प्रेजेंट में टीचर यूजिन को बोलती है, तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो, अपने सीट पे जाके बैठ जाओ। फिर यूजिन टीचर से माफ़ी मांगते हुए अपने सीट की तरफ चुपचाप चला जाता है, जिसे देख के रेड हेयर वाला बंदा खुश होता है और सोचता है कि यह शायद से मुझसे डर गया। फिर टीचर यूजिन के पास वाले लड़के से कहते हैं पार्क, यूजिन नया है तो उसका ध्यान रखना। और पार्क भी टीचर को कहता है कि ठीक है मैम। फिर पार्क अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए यूजिन से बोलता है कि मैं पार्क हूँ और तुमने अपना नाम क्या बताया, यूजिन। और यूजिन कहता है हाँ मेरा नाम यूजिन है। फिर पार्क उन बुलिस की तरफ देखते हुए धीरे से यूजिन को बोलता है, तुम तो आते ही हैरान हुए होंगे ना, मैंने देखा था ली ने तुम्हें गिराने के लिए उसका पेड़ आगे किया था। वैसे वो लाल वाले लड़के का नाम ली है, अगर तुम्हें नहीं पता तो वो और जो उसके पीछे बैठा है उसका नाम जू योगजिन है। ये दोनों ही हमारे क्लास के बदमाश है, तुम्हें उन दोनों से जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। फिर यूजिन पार्क से पूछता है, हमारा फर्स्ट क्लास मैच का है ना। पार्क कहता है कि हाँ मैथ्स का है, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर क्लासरूम में टीचर आते हैं और उनका मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होता। कोई सो रहा होता है, कोई अपना फ़ोन चला रहा होता है, सिर्फ अपना यूजिन और पार्क ही बोर्ड की तरफ देख के नोट कर रहे होते हैं। फिर यूजिन इधर उधर देखता है और उसकी नज़र बाहर की तरफ जाता है जहां ग्राउंड में पीई की क्लास हो रही होती है, और उनको देख के यूजिन को अपने ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं, जिस टाइम वो बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा भगाया करता था। स्वॉम्प में डूब डूब के ट्रेनिंग करना पड़ता था, रस्सियों के सहारे वो दीवारों में चढ़ना सिखाते थे, जिससे यूजिन को बहुत ही चोट लगती थी, मगर जिंदा रहने के लिए उसे सब कुछ करना पड़ता था। फिर यूजिन पुरानी बात सोच सोच कर बोलता है, ये कंट्री कितना पीसफुल है, मैं जहाँ रहता था वहाँ तो आए दिन वॉर होती रहती थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं स्कूल के छुट्टी के टाइम सारे बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं और बाहर सब लोग बोल रहे होते हैं कि वो कौन है इतना हैंडसम। तभी डायून की नज़र पड़ती है तो यूजिन वहाँ पे वेट कर रहा होता है। फिर डायून यूजिन के पास जाके पूछती है, ओपा तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या। यूजिन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्यों, क्या तुम्हारा कुछ और प्लान है। फिर डायून इधर उधर देखती है और कहती है, ना मेरा कोई दूसरा प्लान नहीं है। फिर यूजिन कहता है तो चलो हम घर साथ में चलते हैं, और डायून हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। फिर वो दोनों गली में साथ में चल के जा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते। फिर यूजिन कहता है कि तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना। डायून कहती है नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर यूजिन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही फील कर रहा हूँ। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब मैं 9 साल का था और मुझे तुम्हारे और दादाजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना पता था कि मेरी एक बहन और एक दादाजी है, लेकिन उस टाइम तो तुम सिर्फ 7 साल की थी ना, तुम्हारे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। फिर भाई बहन चलते चलते एक होटल के आगे से गुजरते हैं, तभी डायून को आवाज़ आती है, ये हिजिन यहाँ कब तक आने वाली है। हिजिन वही लड़की का नाम होता है जो डायून के क्लास में मारा था। हिजिन के दोस्त के साथ 2 और लड़के भी बैठे हुए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र डायून की तरफ पड़ती है और वो कहती है ये डायून है। डायून उसकी आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर बुली ग्रुप का एक लड़का उस लड़की से पूछता है ये कौन है, और वो कहती है ये वही है जिसको हिजिन ने अपना टारगेट बना के रखा हुआ है। फिर वो लड़की डायून से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। वैसे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। डायून उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे बड़े भाई है। फिर लड़की कहती है मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है। फिर यूजिन डायून से पूछता है कि ये तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या, और डायून कहती है कि हाँ हम क्लास फ्रेंड्स हैं। यह बात सुनकर बुली लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं और तुम्हारा फ्रेंड, ये कब हुआ। डायून उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है,
जिससे यूजिन उनके तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तभी तभी उनमें से एक लड़का गुस्से में कहता है, ओए कमीने कहीं के, तू हमारी तरफ क्या देख रहा है, और अगर अपनी जान प्यारी है तो फुट ले यहाँ से। फिर दूसरा लड़का कहता है, शायद इसका दिमाग खराब हो गया है जो हमें ऐसे घूर रहा है। लेकिन यूजिन एक शिकारी की तरह अपना नजर एक सेकंड के लिए भी उनसे नहीं हटा रहा होता है और सोचता है कि ये लोग शायद मेरे से फाइट करना चाहते हैं। तभी पहला वाला लड़का अपने सीट से उठ के यूजिन की तरफ आगे बढ़ता है और सीधा जाके यूजिन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, कमीने शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी, या फिर अपने बहन के सामने तुम अब हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यूजिन उसकी बात पर थोड़ी भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो अपना ही कैलकुलेशन बैठा रहा होता है। सोचता है कि ये बंदा बिना हथियार के मेरे सामने आके खड़ा हो गया और इसका हाथ भी पॉकेट में है। अगर मैं उसको पंच मारूं उसके गले में तो ये एक ही बारी में मर जाएगा। फिर यूजिन को लेफ्टिनेंट की बात याद आती है कि फाइट मत करना, और यूजिन उनकी बात सोचकर लंबा सा सांस लेता है और मन में कहता है कि छोड़ो, फाइट नहीं करते हैं। लेकिन यूजिन को ऐसे देखकर उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बंदा यूजिन का कॉलर पकड़ लेता है और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और कहता है, क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो। लेकिन उसी टाइम दायून उस बंदे से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मेरे भाई को माफ़ कर दो, वो कोरिया अभी कुछ दिन पहले ही आया है, पिछले 10 साल से वो एब्रॉड पे था, उसे कोरिया के बारे में कुछ नहीं पता। यूजिन दायून को ऐसे देखकर उस बुली लड़की की तरफ देखती है और वो अपने दोस्त के साथ बैठ के हंस रही होती है। लेकिन वो बुली बंदा कहता है, मैं क्या करूं, ये कोरिया में था या कहीं बाहर, मुझे तो बस इसको सबक सिखाना है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी बहन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, जिसके कारण यूजिन उस बुली के बाजू में एक पंच मार देता है, जिससे वो लड़का पीछे की तरफ चला जाता है और अपना बाजू पकड़ के कहने लगता है कि इसका पंच तो बहुत ही ज्यादा भारी है और मेरा हाथ भी दर्द करने लगा है। फिर यूजिन अपना बैग उतार लेता है और अपना कोट खोल के दायून के पास जाके कहता है कि हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, और अपना कोट दायून के सर के ऊपर दे देता है और कहता है, यहाँ मत देखना। उसी टाइम वो बंदा यूजिन को गाली देते हुए पीछे से मारने आता है, लेकिन यूजिन उसका साउंड सुनते ही अपनी कोहनी से उसके मुंह पे मार देता है, जिसके कारण वो बंदा उसी टाइम जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देख के दूसरा बंदा और वो बुली लड़की दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर यूजिन उनके तरफ घूरते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने अपने स्कूल के पहले दिन ही तोड़ दिए। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आर्मी कैंप दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे लेफ्टिनेंट भी खड़ा होता है और लेफ्टिनेंट के पास उनका एक सोल्जर आके बोलता है, मेजर आज ही का वो दिन है जहाँ यूजिन अपना स्कूल लाइफ शुरू करने जा रहा है। लेफ्टिनेंट भी कहता है, हाँ आज से ही अपना यूजिन स्कूल लाइफ शुरू करने जा रहा है, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा परेशान हूँ। हमने उसे पूरे 6 महीने तक ट्रेनिंग दी है कि कैसे स्कूल लाइफ जिया जाता है, लेकिन क्या करूँ, मैं उसके लिए थोड़ा चिंता कर रहा हूँ। फिर दूसरा सोल्जर कहता है, मेजर आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो सिर्फ 9 साल का था तब उसने इतनी घटिया जगह पे सरवाइव कर लिया, और ये तो बस एक स्कूल ही है। फिर लेफ्टिनेंट भी ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है वो एडजस्ट तो हो जाएगा क्योंकि मैंने खुद उसे ट्रेनिंग दी है। सोल्जर भी लेफ्टिनेंट से कहता है, आप सही बोल रहे हो, और वैसे भी आप बहुत अच्छे कोच हो तो उसे कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही फाइट जो रेस्टोरेंट के बाहर हो रही होती है। यूजिन उस बुली के मुंह पे कोहनी मार के उसे सुला देता है और साथ में लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग के धज्जियां उड़ाते हुए कहता है, मैंने लेफ्टिनेंट से किया हुआ प्रॉमिस स्कूल के पहले दिन ही तोड़ दिए। फिर यूजिन उसकी तरफ देख के मन में सोचता है, इसकी तो आंखें घूम गई है, मैंने तो सोचा था ये बंदा बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन ये तो एक बार में ही नॉक हो गया। फिर यूजिन दूसरे बंदे की तरफ घूर के देखता है तो वो भी यूजिन को देख के घबराया हुआ होता है, लेकिन यूजिन फ्लैश की स्पीड से उसके मुंह के सामने चला जाता है। फिर यूजिन उसे पंच मारता है तो वो बंदा पंच को ब्लॉक करने के लिए अपना दोनों हाथ आगे की तरफ कर देता है, लेकिन यूजिन उसके पेट में एक जोर का पंच मार देता है, जिससे वो बंदा दूर जाके ज़मीन पे गिरता है। जबकि अब सिर्फ वो बुली लड़की बचती है जो अपने फ्रेंड्स के हालत देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है। यूजिन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर के देखने लगता है जैसे अब वो उसे भी मारने वाला हो। तभी दायून यूजिन का कोट अपने सर से हटा लेती है और कहती है, ओप्पा तुम वहाँ क्या कर रहे हो। फिर दायून उन पुलिस को देखती है तो वो लोग ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं। तब वो मन में सोचती है, इनके साथ क्या हुआ, मेरा सर तो बस 1 मिनट के लिए ढका हुआ था।
लेकिन दूसरी तरफ उस बुली लड़की की आत्मा निकल रही होती है यूजिन को इतने करीब से देख के। फिर यूजिन उसके पास से कुछ कहे बिना ही चला जाता है और दायुन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सरप्राइज तो नहीं कर दिया। दायुन यूजिन की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर यूजिन दायुन से पूछता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए खरीद के ला सकता हूँ। लेकिन दायुन उसे कहती है, नहीं ठीक है, अभी मुझे खाने का मन नहीं है। यूजिन उसकी बात सुनकर कहता है, चलो फिर ठीक है, हम घर चलते हैं। फिर दायुन यूजिन को कहता है, ओपा तुम्हारा कोट, जिसे लेके यूजिन दायुन को मुस्कुराते हुए थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ वो बुली लड़की यूजिन को देख के सोच रही होती है, क्या ये सेम लड़का है जिसने मेरे दोस्तों को इतना पीटा, लेकिन अब इसे देखो तो कितना मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई दूसरा ही बंदा हो। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चलने लगते हैं और दायुन उस बुली लड़की को कहती है, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो बुली लड़की कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि यूजिन उसे जाते टाइम भी घूर घूर के देख रहा होता है, जिससे वो और भी घबरा जाती है। फिर भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। दायुन अपने भाई से कहती है, ओपा क्या तुमने उनको पीटा था? फिर यूजिन उसको कहता है, हाँ मैंने ही उनको मारा था। यूजिन की बात सुनकर दायुन मन में सोचती है, मेरा भाई दिखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी को मार सकता है। फिर दायुन यूजिन को कहता है, कोरिया में अगर तुम किसी को घूर के देखते हो तो लोग बुरा मान जाते हैं, और उन्होंने जैसा रिएक्शन दिया था बाकी भी वैसा ही रिएक्शन देंगे, इसीलिए किसी को घूर के मत देखना। यूजिन भी कहता है कि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ भी लोग सेम रिएक्शन ही देते थे। फिर दायुन कहती है, तो तुमने उनकी तरफ ऐसे घूर के क्यों देखा? यूजिन कहता है, तुम्हारे लिए, क्योंकि उनके वजह से तुम बहुत डरी हुई थी। ये बात सुनकर दायुन मन ही मन खुश हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, जिसके कारण यूजिन सोचता है, क्या मैंने उसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दादाजी यूजिन को कह रहे होते हैं, बेटा ये सब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगा, तुम आराम से बैठो और खाना खाओ। लेकिन यूजिन कहता है, कोई बात नहीं, अब से मैं ही सारे डिशेस धो दूंगा और आप आराम से बैठिए, वैसे भी आपने बहुत काम कर लिया। फिर दादाजी कहते हैं ठीक है, और सोफा पे दायुन के पास जाके बैठ जाते हैं। फिर दादाजी यूजिन की तरफ देखते हुए यूजिन से पूछते हैं कि आज का खाना तुम्हें कैसा लगा? मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया था, वैसे मैं इतना अच्छा कुक तो नहीं हूँ। यूजिन अपने दादाजी से कहता है, खाना बहुत ही अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। यह बात सुनकर दादाजी को राहत मिलती है और वो मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ दायुन भी उन दोनों को देख के खुश हो रही होती है और मन ही मन कह रही होती है, दादाजी अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि यूजिन ने उनकी कुकिंग की तारीफ की है। वैसे दादाजी को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब से उनको पता लगा कि उनका पोता वापस आने वाला है, तब से उन्होंने कुकिंग की क्लास ली है। फिर दादाजी दायुन से भी कहते हैं, क्या तुम्हें भी अच्छा लगा खाना? दायुन कहती है, हाँ मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। फिर दादाजी यूजिन से पूछते हैं, आज स्कूल का पहला दिन कैसा गया? तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? यूजिन दादाजी की बात सुनकर रुक जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र दायुन पे पड़ती है। फिर यूजिन कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। दादाजी कहते हैं, यह बात सुनकर मुझे राहत महसूस हुई। फिर सब एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और रूम में सोने चले जाते हैं। यूजिन अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और सोचता है कि कैसे एयरपोर्ट पे जब वो पहली बार दादाजी से मिला था तो दादाजी उसे देख के बहुत खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे, शुक्र है तुम वापस आ गए। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत कुछ याद तो नहीं है हमारे बारे में, लेकिन ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़रूरी यह है कि तुम वापस जिंदा लौट आए। फिर खाने के टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दादाजी यूजिन से कहता है, मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हें किस टाइप का खाना पसंद है, इसीलिए मैंने ये सब बनाया है, शायद इनमें से तुम्हें कुछ पसंद आए। यूजिन अपने इन्हीं अच्छे लम्हों को सोच सोच के अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सपना देखता है। और हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्लेन के सारे पैसेंजर घबराए हुए होते हैं और अपना अपना ऑक्सीजन का मास्क पहन रहे होते हैं। तब हमें यूजिन को भी दिखाया जाता है, जब वो 9 साल का होता है और अपने मॉम डैड के साथ बीच में बैठा हुआ होता है और यूजिन को उसके पेरेंट्स अपने बॉडी से कवर कर लेते हैं। तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है और तुरंत ही यूजिन का नींद टूट जाता है और वो घबराते हुए अपने बेड पे उठ के बैठ जाता है। फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि यह एक सपना है, तब वो थोड़ा शांत होता है। फिर यूजिन की नज़र घड़ी की तरफ पड़ती है तो ऑलरेडी सुबह के 7 बज चुके थे। फिर उसे बाहर से कुछ साउंड सुनाई देता है। तब वो रूम से बाहर आ जाता है तो उसे दिखाई देता है दायुन किचन में खाना बना रही होती है।
फिर डायोन यूजिन से कहता है, मैं बस काम खत्म करके तुम्हें जगाने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही बाहर आ गए। यूजिन डायोन से पूछता है, दादाजी कहाँ गए, वो नहीं दिख रहे। तो डायोन बताती है, वो तो अपने काम पे चले गए, तुम्हारे आने की खुशी में उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन आज से वो फिर से काम पे जाएंगे। यूजिन भी ये सुनकर कुछ नहीं बोलता और फिर डायोन यूजिन से कहती है कि मैं जल्दी स्कूल के लिए निकल रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना रेडी कर दिया है, तुम खाना खा के आ जाना। फिर यूजिन डायोन को थैंक्स कहता है और खाने के टेबल पे चला जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कल वाली लड़की जिसके फ्रेंड्स यूजिन से मार खाए थे, वो हिजिन से बोल रही होती है कि कैसे डायोन के भाई ने उसके फ्रेंड्स को मारा था। हिजिन ये बात सुनकर कहती है कि तुम कह रहे हो कि उस कमीनी की एक भाई भी है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो बंदा ट्रांसफ़र हुआ है वो ही डायोन का भाई है। फिर वो लड़की हिजिन की बात पर हामी भरते हुए कल की बात याद करती है कि कैसे यूजिन के जाने के बाद वो उस बंदे के पास जाता है जो लड़का ज़मीन पे गिरा हुआ था और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। वो बंदा गुस्से से कहता है, तुम्हें किस एंगल से मैं ठीक दिख रहा हूँ। ये बात सुनकर वो सोचती है, डायोन का भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने एक हिट में इसकी हालत पतली कर दी। हिजिन की दोस्त डरते हुए हिजिन से पूछती है, अब हम क्या करेंगे, क्या अब भी हम उस डायोन को बुली करेंगे या फिर उसे छोड़ देंगे। और मन में सोचती है कि डायोन का भाई तो सिर्फ मुझे घूर घूर के ही बहुत डरा दिया था, जिससे मैं अभी तक संभली तक नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं हिजिन के साथ रहूँगी तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिजिन का भाई हमारे स्कूल का लीडर है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का स्टेयर्स दिखाया जाता है जहाँ डायोन होती है। वहाँ हिजिन डायोन के सर पे मारते हुए कहती है, कमीनी कही कि ज़्यादा नाटक मत कर और सीधा मेरे साथ चल। डायोन कहती है कि कहाँ जाना है। तो हिजिन एक इविल सा स्माइल देते हुए कहती है, तुम्हें किसने हक दिया मुझे उल्टा जवाब देने के लिए, तुम बहुत बड़ी हो गई हो क्या, या फिर अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे क्योंकि तुम्हारा भाई आ गया है। अब चुपचाप मुझे तुम फॉलो करो, नहीं तो यहीं पे मार खाओगे। फिर नेक्स्ट सीन हमें स्कूल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ हिजिन डायोन के पेट पे लात मारती है, जिसके कारण डायोन कचरे के पास गिर जाती है। फिर हिजिन डायोन से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अपना फालतू का एक्टिंग मेरे सामने मत करना। डायोन पूछती है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिजिन उसे कहती है, अब मासूम बनने की कोशिश मत करो, कल तुमने अपने भाई से मेरे दोस्तों को मार खिलाई थी, क्या वो सब तुम भूल गई। तुझे क्या लगता है तुम्हारा भाई थोड़ा फाइट जानता है तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। और वैसे भी तुझे पता है कल जिस लड़के को तेरे भाई ने मारा था वो मेरे ओप्पा का फ्रेंड है, और तुझे तो पता ही है मेरा ओप्पा कौन है, और अब तक तो मेरा ओप्पा तेरे भाई से भी मिल चुका होगा। तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारे भाई की भी स्कूल लाइफ खराब होने वाली है। फिर डायोन हिजिन की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोग क्या करने वाले हो मेरे ओप्पा के साथ। लेकिन हिजिन डायोन को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की। डायोन थप्पड़ खाने के बाद रोने लगती है और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहती है कि सब मेरी गलती है, मेरी ही वजह से अब मेरे ओपा का भी स्कूल लाइफ ख़राब होने वाला है। फिर डायोन उठ के खड़ा हो जाती है और रोते हुए भागने लगती है, जिसे देख के हिजिन कहती है, तुम भाग के आखिर कहाँ तक जाओगी। फिर सीन चेंज होता है और क्लास 3-2 का दिखाया जाता है जहाँ क्लास के सारे बच्चे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे क्लास के बुली ली और उसका फ्रेंड भी होता है, क्योंकि उनके क्लास पे 3rd ईयर के बुली बच्चे आते हैं जो कि हिजिन के भाई का गैंग मेंबर होते हैं, इसीलिए पूरी क्लास उनसे डरी हुई होती है। यूजिन ने जिन बुलिस को कल मारा था वो दोनों भी वहाँ आते हैं हिजिन के भाई के साथ। उन दोनों को देखकर यूजिन भी समझ जाता है कि यहाँ अब क्या होने वाला है। तभी उनके क्लास के डोर के पास डायोन भागते हुए आती है और जोर से ओप्पा चिल्लाती है। यूजिन आवाज़ सुनते ही देखता है तो डोर के पास डायोन है और डायोन को चोट लगी होती है, जहाँ डायोन के मुंह पे निशान बना होता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, और पेट पे लात मारने का निशान बना होता है। डायोन को देख के हिजिन का भाई हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है ये छोटी बहन अपने भाई के लिए बहुत चिंता कर रही है, लेकिन एक मेरी छोटी बहन है जो सिर्फ मेरे पास हमेशा हेल्प मांगते हुए आती है। फिर वहाँ पे हिजिन की भी एंट्री होती है और आते ही वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा हेल्प मांगते हुए तुम्हारे पास नहीं आती, और वैसे भी अगर मेरे भाई को कोई मारने के लिए आएगा तो मैं भी परेशान होंगी। जबकि यूजिन डायोन की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है।
ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास 3-2 का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली और उसका दोस्त मिलके पार्क के सर के ऊपर चौक मार रहे होते हैं। ली सबसे पहले मारते हुए कहता है डबल हेडशॉट। उसे देख के जो अपने पास वाले लड़के से इरेजर मांगता है पार्क के ऊपर निशाना लगाने के लिए। वो लड़का भी अपना इरेजर निकाल के दे देता है। फिर जू भी पार्क के ऊपर निशाना लगा के जोर से इरेजर फेंक देता है और वो सीधा जाके पार्क के सर पे लगता है। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जू ली से कहता है तुमने देखा ऐसे निशाना लगाया जाता है। फिर ली कहता है बकवास मत करो और ये देखो कैसे मैं अपने M4 से निशाना लगाता हूँ। फिर ली इरेजर को हाथ में पकड़ के फुल स्पीड में पार्क के ऊपर थ्रो कर देता है। तभी वहाँ यूजिन आ जाता है जिससे वो इरेजर यूजिन के बैग पे लगकर गिर जाता है। फिर यूजिन अपना बैग उतार के पार्क के पास वाले सीट पे बैठ जाता है, जिसे देख के ली और जू दोनों को बहुत गुस्सा आता है और ली कहता है मुझे ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसे देख के तो नहीं लगता ये हमसे डरता भी है। फिर जू ली से कहता है तब तो हमें इसे छुट्टी के बाद सबक सिखाना ही पड़ेगा, और ये सुनकर ली भी हंसते हुए एग्री करता है। दूसरी तरफ पार्क यूजिन को देख के कहता है तो तुम आ गए। यूजिन कहता है मैं तो आ गया पर तुम ठीक तो हो ना। पार्क घबराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। उधर ली और जू पार्क को देख के हंस रहे होते हैं। फिर पार्क यूजिन से पूछता है आज छुट्टी के बाद तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊँगा। यूजिन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे मेरे छोटी बहन के साथ घर जाना होता है। ये बात सुनकर पार्क कहता है छोटी बहन, क्या वो भी तुम्हारे साथ यहाँ ट्रांसफ़र हुई है? तो यूजिन कहता है नहीं नहीं, वो तो पहले से ही यहीं पे पढ़ती है। फिर पार्क कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे बहन का नाम क्या है? शायद मैं उसे जानता हूँ। तो यूजिन कहता है यू दायून। दायून का नाम सुन के पार्क पहले तो एकदम शांत सा हो जाता है। फिर इधर उधर देख के धीरे से कहता है यू दायून जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो तुम्हारी बहन है क्या? फिर यूजिन पार्क की तरफ देख के पूछता है तुम इतना शौक क्यों हो और क्यों, क्या हुआ, वो मेरी ही बहन है। पार्क कहता है सच बताऊं तो तुम्हारी बहन का स्कूल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है। यूजिन कहता है मुश्किल भरा, लेकिन कैसे? पार्क कहता है मैं तुम्हारी बहन को पहले से ही जानता हूँ, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है और साथ में काफ़ी पॉपुलर भी, जिसके कारण बहुत सारे लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया। उनमें से एक लड़का ऐसा था जो हाजिन नाम की लड़की पसंद करती थी, और जब हाजिन को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने दायून को प्रपोज किया है तो ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और तब से वह हाजिन दायून को हमेशा परेशान करती है और मारती भी है। ये बात सुनकर यूजिन पूछता है मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ इतने दिनों से हो रहा है तो बाकी के लोग कुछ नहीं करते क्या? पार्क तभी घबराते हुए कहता है कोई भी उस हाजिन के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसका बड़ा भाई किम किसू हमारे स्कूल के 3rd ईयर का स्टूडेंट है और साथ में बुली गैंग का लीडर भी है। फिर पार्क उसे कहता है मिडिल स्कूल में हीजिन ने दायून को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, लेकिन तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जब वो यहाँ हाई स्कूल में आई तो हीजिन की क्लास भी सेम ही थी, और अब तो हर दिन ही हीजिन का सामना करना पड़ता है दायून को। और बाकी के क्लासमेट ये कहते हैं कि तुम्हारी बहन आ कैसे जाती है स्कूल, उसे तो कब का छोड़ देना चाहिए जितना वो बुली होती है। यूजिन को पार्क की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने सिर्फ मेरी बहन को प्रपोज किया था, उसमें ना तो दायून की गलती भी थी, फिर भी वो हीजिन लड़की मेरी बहन को बुली करती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। पार्क भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इन जैसे बुलीज को कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग तो सिर्फ अपने मज़े के लिए दूसरों को बुली करते हैं। और यहीं पे यूजिन का एक बैक फ्लैश मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ दोनों भाई बहन अपने दादाजी के साथ घर पे बैठे हुए होते हैं। तभी दादाजी यूजिन से कहते हैं तुम जल्दी हाई स्कूल जाने वाले हो और मुझे तो लगता है तुम हाई स्कूल पे बहुत आसानी से एडजस्ट भी हो जाओगे। यूजिन कहता है आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दादाजी, मैं आराम से एडजस्ट हो जाऊँगा। दादाजी कहते हैं कैसे चिंता ना करो, तुम इतने टाइम से कोरिया से बाहर रहे हो और मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे एडजस्ट हो पाओगे। फिर दादाजी दायून की तरफ देखते हुए कहते हैं दायून तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? दायून हंसते हुए दादाजी से कहते हैं आप तो जानते ही हो, हमेशा की तरह मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है।
फिर दादाजी भी कहते हैं, मुझे पहले से ही पता है कि तुम अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रही हो। जब भी मैं तुम्हारे टीचर से बात करता हूँ वो हमेशा तुम्हारी तारीफ ही करते हैं। यूजिन भी अपनी बहन की तारीफ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम स्कूल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हो? लेकिन दायुन कुछ नहीं कहती। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ यूजिन शांत होकर बैठा था। फिर पार्क यूजिन से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? यूजिन जवाब में कहता है, मैं ठीक हूँ और थैंक्स, तुमने मुझे दायुन का स्कूल लाइफ के बारे में बताया। पार्क कहता है, थैंक्स की कोई बात नहीं है, वैसे मैंने तुम्हें दायुन की बात बताकर और परेशान ही कर दिया होगा। उसी टाइम वो मोटा लड़का जो यूजिन से मार खाया था वो डोर को लात मारते हुए क्लास के अंदर आता है और उसके साथ उसके 2 मेंबर भी होते हैं, जिसे देख के क्लास के बाकी बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें देख के जू कहता है, तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? तभी क्लास में हिजिन का भाई किम किसू की एंट्री होती है और वो कहता है, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मेरा एक अधूरा काम है जो निपटाने आया हूँ। अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे, नहीं तो चुपचाप साइड में खड़ा हो जा। किम किसी को देखकर ली और जू भी घबरा जाता है और सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी किम किसू को कल वाला लड़का आके बोलता है, ये वही है जिसने हमें मारा था। तब किम किसू यूजिन को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक लूजर से तुम लोग मार खा के आ गए। तब दूसरा बंदा बोलता है कि इसने हमें ऑफ गार्ड पकड़ लिया तभी हम मार खाए। किसू उनसे बोलता है, बकवास बंद करो, तुम लोग सिर्फ बहाना बना रहे हो। किसू यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है, ओए तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर आ। यूजिन भी उसकी तरफ देखता है और अपने सीट से उठ जाता है, जबकि ली और जू घबराते हुए सोच रहे होते हैं, पता नहीं किम किसू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और मुझे तो लगता है यूजिन के आज लगने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूजिन पहले से ही गुस्से में था और वो पूछता है, क्या तुम्हारा नाम किम किसू है? किसू यूजिन की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और बोलता है, लगता है मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, मेरे बारे में तो एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट भी जानता है। जबकि यूजिन उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तब किसू अपने दोस्तों से कहता है, ये कमीना तो सच में घूर घूर के देखता है और तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? जाओ और उसको यहाँ पे घसीट के लाओ मेरे पास। फिर उनमें से एक बंदा आगे बढ़ने वाला होता है। तभी दरवाजे के पास दायुन दौड़ते हुए आती है और ओप्पा करते चिल्लाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। तभी यूजिन की नज़र दायुन पे पड़ती है तो यूजिन देखता है दायुन के गाल पे थप्पड़ का निशान बना हुआ था और उसके पेट पे एक पाव का भी निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने दायुन को किक मारा हो। यूजिन दायुन को देख के हैरान होता है। तभी किसू हंसते हुए कहता है, अरे ये तो हिजिन की काम वाली लड़की है, लगता है ये छोटी बच्ची अपने भाई के लिए काफ़ी परेशान है। और एक मेरी बहन है जो सिर्फ हमेशा मुझसे हेल्प मांगने के लिए ही आती है। तभी वहाँ पे हिजिन की भी एंट्री होती है और वो आते ही कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हमेशा तुमसे हेल्प मांगने नहीं आती, और वैसे भी अगर कोई मेरे भाई को मारने के लिए आएगा तो मैं भी परेशान होंगी। फिर दायुन अपने भाई की तरफ देख के रोना शुरू कर देती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो ओप्पा, मेरी वजह से तुम भी इतने मुश्किल में पड़ गए हो। जबकि हिजिन दायुन को देखते हुए कहती है, ये देखो ड्रामा क्वीन, फिर से इसका रोना धोना चालू हो गया। यूजिन दायुन से कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़ता है। और जो लड़का यूजिन के करीब होता है उसके गर्दन पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और बाकी के बंदे उसे देख के हैरान हो जाते हैं। फिर यूजिन अपने बहन से बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब इनकी गलती है। फिर कल वाला मोटा लड़का फिर से आगे आता है यूजिन को पंच मारने के लिए, लेकिन यूजिन उसके पंच को इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही उसके हाथ को पकड़ के उसके गले में एक हिनाटा वाला पंप मार देता है, जिसके वजह से वो बंदा वहीं पे खांसते हुए ज़मीन पे गिर जाता है। फिर एक तीसरा बंदा हीरो बनने के लिए आगे बढ़ता है और यूजिन को पंच मारता है, लेकिन यूजिन उसका भी अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी पसली पे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत वहीं पे पतली हो जाती है। यूजिन को ऐसे एक्शन में देख के किम किसू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर यहाँ हुआ क्या। किसू हैरान था ही, लेकिन बाकी के बच्चे भी काफ़ी हैरान थे। फिर यूजिन आगे बढ़ता है और गुस्से से किसू और हिजिन को घूरते हुए कहता है, तुम लोग ही हो जिन्होंने मेरे बहन को इतने टाइम परेशान किया है। पहले तो किसू यूजिन की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कुछ फाइट करने की ट्रिक्स आती है। लेकिन यूजिन उसे कुछ जवाब नहीं देता और सिर्फ घूरे ही जा रहा था।
तब कीसू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो यूजिन को किक मारते हुए सोचता है ये तो एक क्लीन हिट है। लेकिन उसी टाइम यूजिन अपने हाथ से कीसू के किक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख के कीसू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरे साइड से भी अटैक करता है, लेकिन फिर से यूजिन उसके किक को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और साथ ही कीसू के पैर को पकड़ लेता है और एक पंच कीसू के मुंह पे मार देता है, जिससे उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कीसू जमीन पे गिर जाता है। फिर वो अपने मुंह को पकड़ के यूजिन को गाली देता है, लेकिन यूजिन अभी भी उसे गुस्से से घूर घूर के देख रहा होता है। अब तो कीसू को भी यूजिन के ओरे से डर लगने लगता है। तभी यूजिन आगे बढ़ता है और कीसू को एक ज़बरदस्त किक मारता है, जिससे वो नॉक हो जाता है, जिसे देख के क्लास के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और साथ में ली और जू भी सोचते हैं अच्छा हुआ हम अभी तक इससे फाइट नहीं किए, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना देता। दूसरी तरफ दायुन और हीजिन भी हैरान होते हैं यूजिन को देख के। फिर यूजिन मुड़ के हीजिन की तरफ देखता है और पंच बनाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देख के हीजिन और उसके फ्रेंड काफ़ी घबरा जाती है और सोचती है ये मत कहना कि अब ये हमें भी मारने वाला है। तभी दायुन यूजिन का हाथ पकड़ लेती है और रोकते हुए कहती है ओप्पा रुक जाओ। दायुन की बात सुनकर यूजिन पूछता है लेकिन ये लोग तो तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, तो तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो? यूजिन की बात सुनकर दायुन शर्मिंदा महसूस करती है और सोचती है ओप्पा को मेरी बुली वाली बात कैसे पता चल गई, और क्या ओप्पा ने इस बार भी मेरे लिए ही फाइट किया है? फिर दायुन हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है मैं अब ठीक हूँ तो इनको जाने दो। यूजिन भी अपनी बहन की बात सुनकर बोलता है कि ठीक है मैं इन्हें जाने देता हूँ, तो फिर चलो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे क्लास तक छोड़ के आऊँगा। दायुन भी मान जाती और फिर वो दोनों दायुन के क्लास की तरफ जाने लगते हैं। यूजिन के क्लासरूम से बाहर जाते ही बाकी के क्लासमेट यही सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या, एक अकेले लड़के ने इतनी जल्दी किम कीसू के पूरे टीम को सुला दिया। ली भी वहीं पे खड़ा होकर कहता है ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है, इसने अकेले ही पूरे गैंग को हरा दिया। अच्छा हुआ इसके साथ फाइट करने से पहले मुझे पता लग गया कि ये क्या चीज़ है, नहीं तो मैं मर ही जाता। दूसरी तरफ दायुन और यूजिन बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी दायुन यूजिन से कहती है तुम फाइट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यूजिन उसे कहता है मुझे तो थोड़ा बहुत ही आता है। दायुन उसे कहती है मेरे वजह से तुम कल और आज भी फाइट में पड़े हो, इसीलिए मुझे माफ़ करना। यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है क्या बोल रही हो? अगर कोई मेरे बहन को बुली करेगा तो मैं तो उसे रोकने के लिए आऊँगा ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई जो हूँ। और साथ में यूजिन कहता है जहाँ मैं रहता था वहाँ पे सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचते। वो लोग कभी भी दूसरे की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन वो लोग भी उनके फैमिली के लिए अपने जान देने तक को रेडी हो जाते हैं। फिर दायुन कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे और दादाजी के बारे में थोड़ा बहुत ही याद है। यूजिन भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम दोनों के बारे में थोड़ा बहुत ही याद है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम मेरे फैमिली हो और मेरे फैमिली के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं तो आऊँगा ही ना प्रोटेक्ट करने। दायुन यूजिन की बात सुन के सरप्राइज हो जाती है और कहती है ओप्पा अभी तुम अपने क्लास में जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूजिन कहता है मैंने तो कहा था ना मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ने आऊँगा। तब दायुन कहती है यही मेरी क्लास है और अब मैं क्लास में जा रही हूँ। फिर दायुन अपने क्लास में चली जाती है। फिर यूजिन अपने क्लास में वापस आता है और उसे देख के क्लास के सारे बच्चे हैरान होते हैं। तभी ली कहता है तुम तो बहुत अमेजिंग हो, बाहर तुम्हें क्या पढ़ाते थे? क्या वहाँ पे तुम्हें फाइटिंग की ट्रेनिंग भी देते थे? तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यूजिन कुछ नहीं कहता और सीधा अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। पार्क भी यूजिन को कहता है तुम तो सच में कूल दिख रहे हो, और उसकी बात सुनकर यूजिन भी स्माइल कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें किम कीसू को दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है और उसके बाकी के दोस्त वहीं पे सर झुकाकर बैठे हुए होते हैं। कीसू कहता है ये लड़का तो बहुत ही अजीब है, इसका फाइट करने का तरीका और इसका ऑरा अलग ही लेवल का है। तभी हीजिन भी वहाँ होती है और अपने भाई की बात को काटते हुए कहती है तुम कब तक उसके बारे में सोच के बड़बड़ाते रहोगे? मुझे लगता है तुम लोग इस बार ऑफ गार्ड पकड़े गए। अगर तुम लोग नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे तो हम उनसे भी मार सकते हैं। लेकिन उन सबको पता था यूजिन ने उन्हें अपने स्किल के दम पे मारा है, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कहता। हीजिन फिर से कहने लगती है वो तो सिर्फ एक लड़का है और तुम लोग सिर्फ एक बंदे से क्यों डर रहे हो?
तभी किसू को हीजिन के ऊपर गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतना ही आसान लग रहा है तो तुम खुद जाके क्यों फाइट नहीं कर लेते। हीजिन अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है कि ये उस अकेले लड़के से मार खाकर आ गया और अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है। फिर किसू गुस्से से हीजिन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने। लेकिन हीजिन कुछ नहीं बोलती और रूम से बाहर चली जाती है। हीजिन काफ़ी गुस्से में होती है और उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त भी होती है। फिर हीजिन सोचती है, एक लड़के से मेरे भाई ने मार क्या खा लिया, उसने सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल दिया है। और फिर वो रोने वाला चेहरा बना लेती है। फिर वो अपने क्लासरूम में चली जाती है जहाँ रूम में दायुन भी होती है और हीजिन आते ही कहने लगती है, मैं तो तुमसे बहुत ही जेलस फील कर रही हूँ। अब से तो तुम्हारा स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छे से कटेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम भाग के अपने भाई के पास हेल्प मांगने चली जाओगी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही। लेकिन दायुन उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। इस बात से हीजिन और भी चिढ़ जाती है और सोचती है, ये कमीनी अब तो मुझे इग्नोर भी करने लगी। क्या अब मैं सिर्फ इसे ऐसे ही देखती रहूँगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल के छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ दायुन बाहर आते हुए अपने भाई के बारे में सोचती है कि कैसे उसने कहा था कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उनकी गलती है जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है, और अगर अब से कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि हम एक फैमिली है। दायुन सोच रही होती है, तो इसका मतलब जब तक मेरे ओपा मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं स्कूल में बहुत आराम से रह सकती हूँ बिना बुली हुए। और साथ में दायुन एक बैक मेमोरी भी याद करती है, जहाँ हीजिन और उसके दोस्त मिलके दायुन को खाना लेने भेजते हैं और कहते हैं जल्दी से आ, हमें भूख लगी है। और अगर कुछ भी दायुन ने उल्टा जवाब दिया तो उसे मारते हुए कहती है, तुम्हें किसने हक दिया उल्टा जवाब देने की। वो लोग दायुन को नौकर से भी ज़्यादा गंदा बिहेव करते थे। फिर दायुन मन में कहती है, अब शायद मेरे ओपा की वजह से मुझे वो सब भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन दायुन अपने ख्यालों में इतनी खोई होती है कि वो यूजिन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है। तभी यूजिन दायुन को जोर से आवाज़ लगाता है, दायुन तुम कौन से ख्यालों में खोई हुई हो जो तुमने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। फिर दायुन हैरान हो जाती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है, ओपा तुम आज भी मेरे लिए यहाँ वेट कर रहे हो। यूजिन कहता है, हाँ मैं यहाँ का रास्ता भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर दायुन कहती है, अब जब हम साथ में घर जा ही रहे हैं तो मुझे पहले स्टोर पे जाना है, मुझे वहाँ से कुछ खरीदना है। यूजिन पूछता है, तुम्हें मार्केट से क्या खरीदना है। दायुन कहती है, जब दादाजी काम से घर आते हैं तो उन्हें बहुत ही भूख लगती है, तो इसीलिए मैं उनके लिए कुछ खाने का सामान खरीदना चाहता हूँ ताकि उनके आने से पहले ही डिनर तैयार हो जाए। फिर वो दोनों साथ में स्टोर चले जाते हैं, लेकिन हीजिन और उसकी दोस्त उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं और हीजिन अपने दोस्त से कहती है, देखो तो वो कुतिया दायुन कैसे खुश हो रही है। फिर एक एविल से स्माइल देते हुए कहती है, देखते हैं ये कब तक खुश रहती है। फिर सीन चेंज होता है और स्टोर का दिखाया जाता है, जहाँ दायुन कुछ वेजिटेबल खरीद रही होती है और पास ही यूजिन खड़ा होता है। लेकिन यूजिन को देख के आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम है और इसका फेस तो एक मॉडल की तरह लग रहा है। और ये बात दायुन भी नोटिस कर लेती है और सोचती है, मेरा ओप्पा तो सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहर भी लोग उनके बारे में बात करते हैं कि वो कितना कूल दिखते हैं। फिर दायुन अचानक से यूजिन से पूछता है, ओप्पा क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है और कोई ऐसा जो फ्रेंड से बढ़ के हो। यूजिन दायुन की बात सुनकर शॉक हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, नहीं ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। दायुन हंसते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो, तुम तो काफ़ी पॉपुलर हो, फिर भी नहीं है। यूजिन कहता है, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला, मैं इतना बिजी तो रहता था। यूजिन की बात सुनकर दायुन शांत हो जाती है और सोचती है, शायद ओप्पा को अकेले रहने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। तभी यूजिन भी दायुन से पूछता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो क्या। यह बात सुनकर दायुन भी शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं मैं भी बिजी थी, इसीलिए किसी से डेट नहीं की। फिर सीन चेंज होता है और घर का सीन दिखाया जाता है, जहां दादाजी यूजिन को एक नया फ़ोन गिफ्ट करते हैं, जिसे देख के यूजिन काफ़ी हैरान होता है। दादाजी कहते हैं, यह मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है क्योंकि आजकल फ़ोन तो सारे बच्चों के पास होते हैं ना, मुझे लगा तुम्हें भी फ़ोन की ज़रूरत होगी। दायुन भी फ़ोन को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और मन में सोचती है, दादाजी ने इसके लिए तो न्यूएस्ट मॉडल का फ़ोन लाया है।
यूजिन अपना फ़ोन अनपैक करता है और फ़ोन को देखने लगता है। तभी दादाजी बताते हैं, मैंने अपना और डायोन का नंबर इसमें पहले से ही सेव कर दिया है। ये बात सुनकर डायोन काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, ये सब आपने खुद से किया? लेकिन आपको तो फ़ोन का कुछ याद ही नहीं रहता था, हमेशा तो मैं ही करके देती थी ना। लेकिन दादाजी हंसते हुए कहते हैं, असल में मैंने ये क्लर्क की हेल्प ली है ये सब काम करने के लिए। डायोन उनसे कहते हैं, आप अगर मुझे कहते थे तो मैं आराम से कर देती, उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि सच बताऊं तो ये मैं खुद ही करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझसे नहीं हो पाया। फिर दादाजी यूजिन से कहते हैं, आजकल के बच्चों को खुद से अनबॉक्सिंग करना पसंद है, लेकिन तुम्हारे फ़ोन में नंबर डालने के लिए मुझे तुम्हारा फ़ोन का अनबॉक्स करना पड़ा। वैसे तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? यूजिन भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दादाजी डायोन से कहते हैं, डायोन तुम दुखी तो नहीं हो ना, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे ओप्पा के लिए फ़ोन लाया, क्योंकि उसे एक फ़ोन की ज़रूरत थी। मैं बाद में तुम्हारे लिए भी एक नया फ़ोन ला के दूंगा। डायोन कहती है, नहीं नहीं, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मेरा पुराना वाला फ़ोन अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर यूजिन भी उन दोनों को खुश देख के मुस्कुराता है और स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स दादाजी, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। फिर रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूजिन अपने नए फ़ोन को लेके बेड में लेटा हुआ होता है और फ़ोन को यूज़ करते हुए स्माइल करता रहता है। तभी दूसरी साइड में हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है और लेफ्टिनेंट को उनके फ़ोन में उसी वक्त एक मैसेज रिसीव होता है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं, इस टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है? फिर वो मैसेज को ओपन करते हैं तो दिखता है वो मैसेज यूजिन का होता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, ये तो यूजिन है, लेकिन इसने नया नंबर क्यों लिया? तभी उनके पास एक दूसरा सोल्जर आके कहता है, आपने तो उसे कुछ दिन पहले ही एक नया फ़ोन दिलवाया था ना? लेफ्टिनेंट कहता है, हाँ मैंने उसे दिलवाया था। सोल्जर कहता है, शायद उसे वो इतना पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए नया फ़ोन खरीद लिया। लेफ्टिनेंट सोल्जर की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब उसे पसंद नहीं आया? मैंने उसे सबसे महंगा फ़ोन दिलवाया था। लेकिन सोल्जर कहता है, शायद उसको वो ब्रांड पसंद नहीं आया हो। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह यूजिन बाथरूम से नहाकर निकलता है तो डायोन उसे कहती है, मैं स्कूल जल्दी जा रही हूँ। यूजिन पूछता है, तुम आज फिर से जल्दी जा रहे हो? डायोन कहती है, हाँ मैं जल्दी जा रही हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। और यूजिन को कहती है कि खाने के बाद तुम प्लेट डिशवॉशर पे रख के जाना। फिर डायोन भागते हुए स्कूल जा रही होती है और साथ में फ़ोन में टाइम भी देख रही होती है और कहती है, मैं शायद एकदम टाइम पे ही पहुंचूंगी। डायोन मन में सोचती है, दादाजी को कल वाला सूप बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने आज भी सुबह जल्दी उठ के पहले उनके लिए ही सूप बना दिया। सुबह के टाइम सूप को देख के दादाजी डायोन को कहते हैं, तुमने आज फिर से मेरे लिए सूप बनाया, तुम्हें कम से कम थोड़ा और सोना चाहिए। लेकिन दादाजी सुबह सुबह बहुत खुश दिख रहे थे और उसी बात को सोच सोच के डायोन भी स्माइल करते हुए जा रही होती है। तभी डायोन को एक जोर से पेट पे लात पड़ती है, जिससे वो कॉर्नर वाली गली पे गिर जाती है। वहाँ पे 3 लड़कियां होती है जिन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके रखा हुआ था, जिससे वो लोग पहचान में ना आए। फिर वो लड़की डायोन को किक मारने के बाद उसके पास खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम माफ़ी भी नहीं मांग सकते क्या? तुम्हारी वजह से मेरा एंकल टूटने वाला था। डायोन उनकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और साथ में माफ़ी भी मांगती है। लेकिन वो लड़की डायोन के सर पर मारते हुए कहती है, चुप कमीनी कहीं की, तुझे क्या लगता है तू सॉरी बोलेगी तो तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? डायोन मार खाने के बाद और भी डर जाती है। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की कहती है, आज सुबह सुबह मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम लोग कॉइन करोगे चलते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा चिल्लाते हैं। और ये सुनकर बाकी दोनों भी मान जाती है। फिर वो लड़की डायोन के पास आके बैठ जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ जा रही हो डायोन? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही डायोन को पता लग जाता है कि ये तो हीजिन है। नेक्स्ट सीन करोके का दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों कारोके से बाहर निकलते हुए बात कर रहे होते हैं। आज तो मज़े ही नहीं आए, मैंने तो हाई नोट को भी हिट नहीं किया। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तब करोके का मैनेजर सफाई करने के लिए रूम में अंदर जाने लगता है और कहता है, आजकल के बच्चों को तो गाने के नाम पे सिर्फ चिल्लाना आता है, इनको तो सुर और ताल का कुछ भी समझ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के ऊपर डायोन बहुत ही ज़्यादा जख्मी होके पड़ी हुई थी। फिर उसे देखकर मैनेजर डरते हुए कहते हैं, मिस आप ठीक तो है ना? और डायोन जैसे तैसे उठ के बैठती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन डायोन को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर मैनेजर कहते हैं कि आपको देख के तो नहीं लगता कि आप ठीक हो, रुको मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन डायोन उनको मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ स्कूल में टीचर सबको पूछती है, तुम सब में से किसी ने डायोन को देखा है? तभी एक लड़की कहती है, मैम आज तो डायोन स्कूल आए ही नहीं। टीचर उस लड़की की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि वो बिना बताए ही स्कूल मिस किया हो। जबकि हिजिन और उसकी फ्रेंड क्लास में बैठी हुई होती है और हिजिन मुस्कुरा रही होती है। हिजिन की दोस्त घबराते हुए हिजिन से पूछती है, क्या हम सब ठीक रहेंगे? हिजिन कहती है, क्यों नहीं, हमने तो बस उस कमीनी को एक बार सबक ही तो सिखाया है। लेकिन हिजिन की दोस्त डरी हुई होती है और कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर हिजिन कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर डायोन स्कूल नहीं आई है तो हमसे कुछ लेना देना थोड़ी ना है। फिर हिजिन की दोस्त हंसते हुए कहती है, हाँ हमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल के छुट्टी का टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाहर यूजिन डायोन का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी डायोन नहीं आती। फिर यूजिन डायोन को कॉल भी करता है, लेकिन डायोन अपने कमरे में कंबल ओढ़ के सोई हुई होती है, जिसके कारण वो कॉल भी पिक नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर यूजिन भी घर चला आता है और आते ही बाहर उसे डायोन की शू दिखता है, तो वो सोचता है डायोन घर पे है। फिर यूजिन अपना बैग रख के डायोन के कमरे के पास जाके नॉक करता है और कहता है, डायोन तुम अंदर हो क्या? मैं तुम्हारा ओप्पा। फिर अंदर से आवाज़ आता है, ओप्पा तुम घर वापस आ गए? लेकिन यूजिन पूछता है, तो तुम पहले से ही घर पे आ गई थी? डायोन कहती है, क्यों, आज भी तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे क्या स्कूल के बाहर? लेकिन यूजिन को डायोन की आवाज़ में कुछ गड़बड़ लगती है, तो यूजिन कहता है, डायोन क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना दरवाज़ा खोलोगी? लेकिन डायोन मना कर देती है और कहती है, नहीं मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर सोना है। यूजिन पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? लेकिन डायोन कहती है, नहीं मुझे बस थोड़ा सा बुखार हुआ है और वो खुद ही ठीक हो जाएगा, बस मुझे थोड़ी देर सोना है। फिर यूजिन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकती हो। और डायोन भी कहती है, ठीक है मैं बता दूंगी। और यूजिन जाने लगता है और सोचता है, मुझे कुछ मेडिसिन लेके आना चाहिए, क्या पता डायोन को ज़रूरत पड़ सकती है। और वो जाने लगता है। तभी यूजिन की नज़र डायोन के शू पे पड़ता है, जहाँ कुछ ब्लड गिरा हुआ होता है और वो थम सा जाता है। वो ब्लड दिखता है, वो समझ जाता है कि डायोन को आखिर हुआ क्या। ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा फाइट होने वाला है और मैं नहीं चाहता था कि फाइट के बीच में एपिसोड खत्म हो जाए। इसीलिए कल का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजिन को डायोन के जूतों में ब्लड दिखता है। फिर नेक्स्ट सीन में यूजिन डायोन के पास फर्स्ट एड किट लेके जाता है और डायोन के चोटों पर पट्टियां लगा रहा होता है और पूछता है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? डायोन कहती है, नहीं मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। फिर यूजिन कहता है, आज के बाद रोड क्रॉस करते टाइम ध्यान रखना, आजकल के बाइकर्स बहुत ही केयरलेसली बाइक चलाते हैं और तुम तो बाइक वाले से बचने के लिए ही सीढ़ियों से गिर गई थी ना। फिर यूजिन कहता है, क्या तुम्हें सच में हॉस्पिटल नहीं जाना? डायोन कहती है, हाँ मैं घर पे ही ठीक हूँ। और मन में सोचती है, अगर मैं हॉस्पिटल गई तो सबको पता लग जाएगा कि ये एक्सीडेंट का चोट नहीं है। फिर हमें डायोन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मार खाने के बाद डायोन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है पुलिस को लेके, और वहाँ पे हिजिन और हिजिन के मॉम भी होती है। लेकिन हिजिन उल्टा प्रिंसिपल को ही सुनाने लगती है और कहती है, अगर ये किसी से मार खा के आई तो इसमें मेरा क्या मतलब, मैं यहाँ पे क्यों आ गई? डायोन कहती है, वो तुम ही थी जिसने मुझे मारा था। लेकिन हिजिन मना कर देती है और कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो मैं ही थी? डायोन चिल्लाते हुए कहती है, तुमने सर पे टोपी पहनी थी और मुंह पे मास्क लगा के रखा था ताकि मैं पहचान ना पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ से पहचान लिया कि वो तुम ही थी और तुम्हारे अलावा मुझे और कौन ही बुली कर सकता है। डायोन की बात सुनकर हिजिन हंसने लगती है और कहती है, तो तुम ये कह रही हो जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा और तुम अपने अंदाजे से ही मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो क्योंकि हम लोग कभी अच्छे दोस्त नहीं हुए इसीलिए? डायोन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर प्रिंसिपल भी डायोन से पूछता है, क्या तुमने उनका चेहरा देखा था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया? डायोन प्रिंसिपल और पुलिस को बताती है कि हिजिन ने अपना चेहरा छुपा के रखा था, लेकिन मैं श्योर हूँ वो हिजिन ही थी क्योंकि इसके अलावा मुझे और कौन ही मार सकता है। पुलिस वाले भी डायोन के ऊपर बिलीव नहीं करते क्योंकि हिजिन के डैड एक पॉलिटिशियन है। तभी हिजिन के मॉम चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम यहाँ इतना हंगामा करके साबित क्या करना चाहती हो? तुमने तो यहाँ पुलिस को भी बुला लिया बिना कुछ सबूत के और तुम मेरे बच्ची से क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही हो। प्रिंसिपल हिजिन की मॉम को कहते हैं, मैम आप प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन हिजिन की मॉम बिल्कुल हिजिन की तरह ही होती है और वो कहती है, इस कमीनी ने मेरी बेटी को क्रिमिनल बना दिया और तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं शांत बैठूं।
लेकिन दूसरी ओर डायोन उन सबको देख के बहुत ही हैरान होती है और मन में सोचती है ये लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे। तभी हिजिन की मॉम कहती है तुम्हें मेरी बेटी से अभी और इसी वक्त माफी मांगनी पड़ेगी, मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगी। लेकिन डायोन फिर भी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, हिजिन ही है, हिजिन ने ही मेरे ऊपर अटैक किया था। फिर हिजिन की मॉम भी कहती है तुम तो बहुत बदतमीज हो, लगता है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करनी पड़ेगी। डायोन पेरेंट्स वाली बात सुन के डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि डायोन के पेरेंट्स तो पहले ही नहीं रहे। लेकिन डायोन को देख के हिजिन हंस रही होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ यही सब सोच सोच के डायोन मन में कहती है इस टाइम भी मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं ये भी नहीं चाहती कि दादाजी को मेरे बारे में पता चले। तभी यूजिन डायोन के सर पे हाथ रख के डायोन को आवाज लगाता है तो डायोन अपनी ख्यालों से बाहर आ जाती है। फिर यूजिन डायोन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। डायोन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यूजिन कहता है शुक्र है तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन तुम्हें कुछ दिन तकलीफ तो होगी ही दर्द की वजह से, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक घर पे ही रुकना चाहिए। डायोन उसे कहती है ठीक है और साथ में बोलती है तुम्हें तो बैंडेजेस लगाना बहुत अच्छे से आता है। यूजिन पूछता है क्या बैंडेजेस ज्यादा टाइट हो गया है, पर डायोन कहती है ये बिल्कुल परफेक्ट है और कहती है प्लीज दादाजी को ये सब मत बताना क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी है और वो हमेशा मेडिसिन के सहारे ही रहते हैं। यूजिन कहते हैं तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। डायोन भी उसकी बात सुनकर मान जाती है और एक क्यूट सा स्माइल देते हुए कहती है थैंक यू ओप्पा, और मन में कहती है मैंने ओप्पा को सच ना बताकर सही किया क्योंकि हमारे जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर यूजिन भी डायोन के कमरे से बाहर आ जाता है और तब हमें दिखाया जाता है कि यूजिन कितना गुस्से में होता है। फिर सीन चेंज होता है और एक नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम किसू और उसके दोस्त वहाँ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे सारे स्कूल वालों को पता चल गया कि हम सिर्फ एक अकेले लड़के से मार खा के आ गए। तभी किसू का एक दोस्त बोलता है तुम क्या अब उसे इग्नोर करने वाले हो? सच कहूँ तो हमने उसे बहुत हल्के में लिया और बिना रेडी हुए ही चले गए, लेकिन अगर हम फुल रेडी होके उसके पास जाएंगे तो उसे आराम से मार सकते हैं। फिर उसका दूसरा दोस्त कहता है हम उसे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते, हमारी रेपुटेशन खराब की है उसने। और उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए उसके तीसरा दोस्त कहता है चलो फिर हम लोग उसे गैंग बना के अटैक करते हैं, तब वो अकेले क्या ही कर लेगा। पर किसू सोच रहा होता है कि वो नॉर्मल लड़का तो नहीं है, उसका फाइटिंग टेक्निक बहुत ही अलग लेवल का है, लेकिन फिर भी मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। तभी वो अपने ग्लास को टेबल पर जोर से रखते हुए कहता है तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है कि उसके साथ 1v1 करे, हम तो गली के कुत्ते जैसे हैं जो झुंड में अटैक करेंगे। किसू की बात सुनकर सब हंस रहे होते हैं और कंफर्म करते हैं कि कल जाके यूजिन को मारना है। तभी किसू के फोन पे हिजिन का कॉल आता है और किसू उसको रिसीव करता है तो हिजिन कहती है ओपा तुम अभी तक क्या अपने हाइड आउट पर ही छुपे हो? किसू कहता है जिस बात के लिए कॉल किया है वो बताओ, नहीं तो मैं फोन को रख रहा हूँ। तभी हिजिन कहती है तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। किसू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर हिजिन कहती है मैंने उस कमीनी डायोन को आज बहुत अच्छे से सबक सिखाया है, उसके भाई ने मेरे भाई को मारा और उसके बाद भी मैं कुछ नहीं करती तो कितना शर्मनाक होता, इसीलिए मैंने उसके अच्छे से खातिरदारी की है। किसू हिजिन की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो सच है कि तुम मेरी ही बहन हो, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमीनी निकली। और वैसे भी हमने प्लान किया है कल उस यूजिन के बच्चे को भी ठिकाने लगाने की। लेकिन उसी टाइम सामने से यूजिन उनकी तरफ आ रहा होता है। वो लोग यूजिन को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। किसू कहता है ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है? हिजिन दूसरी साइड से कह रही होती है ओप्पा वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसू हंसते हुए यूजिन को कहता है खैर छोड़ो, वैसे भी हम तुम्हें कल मारने ही वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ आज तुम खुद ही हमारे पास आ गए मार खाने के लिए। यूजिन उन्हें कुछ नहीं कहता और सीधा जाके टेबल के पास जो लड़का होता है उसके मुंह को पकड़ के टेबल पे दे मारता है। तभी दूसरा बंदा यूजिन को पंच करने के लिए आगे आता है, लेकिन यूजिन उसके गले के चोक पॉइंट पे एक पंच मार देता है जिसे देख के वो सब लोग डर जाते हैं। तभी किसू चिल्लाते हुए बाकी के दोस्तों को कहता है सब साथ में उसके ऊपर अटैक करो, लेकिन यूजिन उनके टेबल पर ही किक कर देता है जिससे वो लोग वहीं पे फंस जाते हैं। और जो बंदा टेबल से लग के गिरता है यूजिन उसको कॉलर से पकड़ के उठाता है और दूसरी साइड को फेंक देता है। साथ ही वो मोटा लड़का भी यूजिन को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन यूजिन उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। फिर पीछे से भी उनका एक मेंबर बोतल लेके यूजिन को मारने आता है, लेकिन यूजिन उसे भी नोटिस कर लेता है और बड़े ही स्पीड के साथ उसके बाजू पे मार देता है जिससे वो बोतल हाथ से छूट जाता है। फिर यूजिन उसके चिन पे मारते हुए उसको साइड कर देता है।
तभी वो मोटा लड़का फिर से यूजिन को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी यूजिन उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उल्टा उसे ही एक जबरदस्त पंच मार देता है। फिर उसके मुंह को पकड़ के यूजिन अपने नी से मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। अभी उस रूम में सिर्फ यूजिन और कीसू बचता है, लेकिन कीसू की हालत यूजिन को देख के पहले ही पतली हो गई। हीजिन भी फोन पे चिल्लाती रहती है, ओप्पा वहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन कीसू सोचता है ये क्या बंदा है, ये कोई मामूली हाई स्कूलर तो नहीं लग रहा। तभी यूजिन बहुत ही गुस्से से कीसू को देखते हुए कहता है, किम कीसू, क्या मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि मेरी बहन को परेशान करना बंद करो? लेकिन कीसू तो अलग ही सदमे में होता है और सोचता है हम लोग तो गैंग बना के भी इसके सामने हार गए। इसका टेक्निक तो बहुत ही खतरनाक है। इसने पहले हॉलवे के पास वाले लड़के को मारा ताकि हम लोग भाग ना पाए, फिर इसने टेबल को लात मार के सबको एक ही जगह पे फंसा दिया ताकि एक साथ कोई इसके ऊपर अटैक ना कर पाए। इसने इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्ट्रेटजी बना लिया, लेकिन इसको हम हराएंगे कैसे? यूजिन कहता है मेरी बहन ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो उसके पीछे ही तुम लोग पड़ गए हो। कीसू बहुत ही घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो टेबल से एक ग्लास उठा के यूजिन के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन यूजिन उसे भी डॉज कर लेता है। फिर कीसू हाथ में एक बोतल पकड़ के यूजिन के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, लेकिन यूजिन उन सारे अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। फिर कीसू यूजिन को क्लोज से अटैक करने लगता है तो यूजिन उसके कोहनी पे मार देता है, जिससे कीसू अपने दूसरे हाथ से पंच करने आता है, लेकिन यूजिन के अटैक को ब्लॉक करके उल्टा उसी के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर कीसू थोड़ा सा डिस्टेंस बना के सोचता है ये बंदा तो थक भी नहीं रहा है इतना फाइट करने के बाद भी। लेकिन यूजिन कीसू से पूछता है कि कमजोरों के साथ ये सब करना तुम लोगों के लिए इतना जरूरी है? लेकिन कीसू अपने बोतल को तोड़ लेता है और यूजिन को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ पे लात मार देता है, जिससे वो बोतल नीचे गिर जाता है। फिर यूजिन उसके गले को पकड़ लेता है और साथ ही उसके पैरों पे लात मारते हुए कीसू को टेबल पे गिरा लेता है और यूजिन अपना बाजू उसके गले पे रख देता है, जिससे कीसू बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। फिर यूजिन कहता है कीसू अब बता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर मैंने सुना भी कि तुमने रायजून के साथ बदतमीजी से बात भी की, फिर भी मैं तुम्हें मारने आऊंगा। और हाँ, अपनी बहन को भी बता देना अगर उसने भी कुछ किया तो भी मैं तुम्हें ही मारने आऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। और आज की तरह छोड़ूंगा नहीं, सीधा मार डालूंगा, क्योंकि मुझे मारने में ज्यादा आसानी होती है। और साथ ही यूजिन कीसू के गर्दन को जोर से दबा रहा होता है, जिससे कीसू को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। फिर यूजिन उसे टेबल पे ही छोड़ के वहां से जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हीजिन और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जहां दोनों भागते हुए क्लब की तरफ आ रहे होते हैं और हीजिन कह रही होती है ओप्पा ने अचानक से कॉल क्यों कट कर दिया? मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ साउंड सुना था। तभी क्लब की डोर से यूजिन बाहर निकल के आता है, जिसे देख के हीजिन और उसकी दोस्त काफी घबरा जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूं, और कहने लगती है तुम मेरे करीब मत आओ और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता लगे कि मैंने दाहियुन को मारा है। लेकिन यूजिन कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ता रहता है और हीजिन पीछे की तरफ जाने लगती है, जिससे उसके पैर फिसल जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। तो आज वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मुझे माफ करना। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आगे बहुत ही ज्यादा कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा के रखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल हमने देखा था कि कैसे यूजिन कीसू और उसके दोस्तों को डिस्ट्रॉय करके नाइट क्लब से बाहर आ जाता है और बाहर उसे हीजिन दिखती है। हीजिन यूजिन को देखते ही घबराने लगती है और कहने लगती है मैंने दाहियुन को मारा, उसका कोई सबूत नहीं है, तुम मेरे करीब मत आना। लेकिन यूजिन उसे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ बस घूरता रहता है। लेकिन हीजिन डर के मारे अपने आप पीछे जाने लगती है, जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और साथ ही उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उसी टाइम यूजिन को उसके दादाजी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करके कहता है मैं अभी आ रहा हूँ दादाजी। फिर यूजिन वहाँ से कुछ कहे बिना ही चला जाता है, जिसे देख के हीजिन और उसकी दोस्त काफ़ी हैरान होती है। फिर वो दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उनको दिखता है कीसू और उसके दोस्त मार खा के गिरे पड़े हैं। हीजिन तभी कीसू के सामने खड़े होकर पूछती है आखिर यहाँ हुआ क्या दाहियुन के भाई ने तुम सबको फिर से मारा? तभी कीसू हीजिन को कहता है हीजिन दोबारा उसके बहन को तंग मत करना। हीजिन उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है
ओपा, तुम अचानक से ये क्या बात कर रहे हो? किसु फिर से कहता है, उससे पंगा लेना बंद करो। हिजिन चिल्ला के कहती है, तुम क्या एक लड़के के डर से कह रहे हो? किसु उसे कहता है, जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुम उस लड़की से दोबारा पंगा लेने वाली हो? हिजिन कहती है, मैं उससे नहीं डरती, मैं तो अगली बार उसे और मारूंगी। तभी किसु गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किम हिजिन, अगर तुमने उसकी बहन के ऊपर हाथ भी लगाया तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, वो भी जान से। जिसे सुनकर हिजिन काफी डर जाती है और उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। नेक्स्ट सीन में यूजिन को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे गली में दादाजी खड़े हुए दिखते हैं। दादाजी उसे हाय कहते हैं और उसे साथ लेकर गार्डन पे चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। दादाजी कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यूं ही अचानक बुला लिया जबकि तुम शायद अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। यूजिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं थी दादाजी। फिर दादाजी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं, दायोन को बहुत चोट लगी है और मैंने सुना है तुमने उसकी मरहम पट्टी की है। यूजिन कहता है, जी मैंने ही दायोन की मरहम पट्टी की। दादाजी कहते हैं, दायोन ने मुझे कहा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, लेकिन उसकी चोट को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, और साथ ही वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी इनकार कर रही है। यूजिन उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सुनता रहता है। फिर दादाजी कहते हैं, दायोन को मैंने ही बचपन से पाला है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था एक लड़की को कैसे बड़ा किया जाता है, और साथ ही मैं काम में इतना ही बिजी था कि मैंने उसे ठीक से टाइम भी नहीं दे पाया। इसीलिए मुझे अंदर से महसूस होता है मैं दायोन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस बात के लिए ऊपर वाले से शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई और साथ ही वो बहुत समझदार भी है। फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में मुझे पता चलता है दायोन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जितना शायद मैंने उसके लिए कभी किया ही नहीं। जब उस एक्सीडेंट में तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों को खो दिए थे तो मैं बहुत अकेला हो गया था, लेकिन मेरे पास सिर्फ दायोन ही थी जिसने मुझे उस सदमे से बाहर निकाला। इसीलिए मेरा दिल टूट जाता है दायोन को ऐसे जख्मी देखकर, और ऊपर से वो मुझे कुछ भी नहीं बताती। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा बात नहीं करते, तो तुम ही बताओ मेरे जैसे एक बुरा दादा क्या ही करेगा। तभी यूजिन कहता है, दादाजी मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतने टाइम में ये तो पता चल गया कि आप दायोन को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और साथ में दायोन भी आपको उतना ही प्यार करती है। फिर यूजिन एक स्माइल करते हुए कहता है, आपको अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं हूं ना दायोन का ध्यान रखने के लिए स्कूल में। दादाजी को भी यूजिन की बात सुनकर राहत मिलती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, यूजिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हारी ये बातें सुनकर। फिर सीन चेंज होके हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम किसु पट्टियों पे पड़ा हुआ होता है, जबकि उसकी मॉम और उसके डैड वहीं पे होते हैं और वहाँ पे हिजिन भी होती है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं, तुमसे तो मुझे और कुछ भी उम्मीद नहीं थी, जैसे तुम्हारे कारनामे थे तुम्हें एक ना एक दिन तो यह दिन देखना ही था। तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए डैड से कहती है, तुम्हें क्या यही बकवास करनी थी मेरे बेटे से, और तुम्हें क्या लगता है ये हमारे बेटे की गलती है? नहीं, ये तो उसकी गलती है जिसने हमारे बेटे को मारा है। और हिजिन के हाथ को देखो, उसने हिजिन का हाथ भी तोड़ दिया। फिर मॉम किसु से कहती है, तुम यहाँ आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। और ये बात कहकर किसु के मॉम और डैड रूम से चले जाते हैं। फिर किसु हिजिन से कहता है, हिजिन तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे पेरेंट्स को क्यों बता दिया? देखने में तो ऐसा लगेगा कि अब मैं मार खाने के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हिजिन कहती है, तो मैं उनसे क्या कहती बताओ? तुम देख नहीं रहे हो मेरा हाथ भी टूट चुका है, मैं अपने हाथ और तुम्हारे इतने चोटों को कैसे छुपा सकती? किसु पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ भी यूजिन ने तोड़ा है? लेकिन हिजिन हंसते हुए झूठ बोलती है कि हाँ मेरा हाथ यूजिन ने ही तोड़ा है, और कहती है तुम बस अब हॉस्पिटल में आराम करो, बाकी सब हमारे मॉम डैड संभाल लेंगे। तब यूजिन को पता लगेगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल की गैलरी का दिखाया जाता है जहाँ हिजिन के मॉम डैड बाहर जा रहे होते हैं। तभी हिजिन के मॉम हिजिन के डैड से कहती है, मैंने चीफ से बात की है और उसे बता भी दिया कि उसको क्या करना है। हिजिन के डैड कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया? यह सब तुम्हें स्कूल के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए था, स्कूल उन्हें देख लेते। हिजिन की मॉम गुस्से में कहती है, आज सैटरडे है और मैं मंडे तक नहीं रुक सकती, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उसने मेरे बेटे को मारा और साथ ही हिजिन का हाथ भी तोड़ दिया।
और मैं उन्हें सिर्फ स्कूल के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती ना। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसे वहाँ से निकाल देंगे। हिजिन के डैड बोलते हैं, तुम्हें पता भी है चीफ कौन है जो तुम बिना सोचे समझे उसे ये ऑर्डर दे दिया? हिजिन की मॉम कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, वो तुम्हारे सारे गंदे काम संभालता आया है इतने सालों से। तुम बस इतना समझ लो कि मैंने चीफ को बता दिया है उस लड़की के साथ क्या करना है। जबकि हिजिन वहीं पे चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती है और मन में सोचती है, मैंने चीफ को देखा है, वो बहुत ही खतरनाक दिखता है। अब तो उस डायोन के भाई की कब्र खुदने वाली है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में चीफ को दिखाया जाता है। चीफ एक अंडरवर्ल्ड का गैंग का लीडर है जो कि अपने गाड़ी के पास खड़ा होके स्मोक कर रहा होता है, जबकि उसके दो गैंग मेंबर बात करते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हम लोग कहाँ स्कूल के बच्चों के फाइट में फंस गए, ये कितना शर्मनाक है। दूसरा मेंबर कहता है, चुप हो जाओ, चीफ हमें सुन रहे हैं। चीफ भी उनकी बात सुनकर यही सोच रहे होते हैं, ये लोग तो सही कह रहे हैं, मैं एक अंडरवर्ल्ड का गैंग का लीडर हूँ और ये लोग मुझसे हाई स्कूल के एक बच्चे को पिटवाना चाहते हैं। और यहीं पे चीफ का एक बैक मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ हिजिन की मॉम कॉल करके बोल रही होती है, तुम्हें एक लड़के को पीटना है जिसने मेरे बेटे को मारा है, ये काम तुम्हें खुद से ही करना होगा और साथ ही उसका एक हाथ भी तोड़ देना और इतना पीटना कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। नेक्स्ट दिन हमें यूजिन के घर का दिखाया जाता है जहाँ यूजिन अपने टेबल पे बैठ के हिजिन और किसू के बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या वो लोग अब रुक जाएंगे या फिर कुछ करने का प्लानिंग करेंगे। तभी यूजिन को बाहर से दादाजी की आवाज़ आती है जहाँ दादाजी किसी को बोल रहे होते हैं, तुम लोगों को यूजिन से क्या काम है इतने रात को। चीफ के दोनों मेंबर यूजिन को लेने आए हुए थे। वो दादाजी से कहते हैं, तुम्हें बस यूजिन को हमारे पास बुलाना है। दादाजी कहते हैं, लेकिन इतने रात को तुम लोगों को यूजिन से क्या काम है। डायोन भी दादाजी के पीछे ही होती है और वो काफ़ी घबराई हुई होती है। तभी यूजिन अपने कमरे से बाहर आते हुए दादाजी को बोलता है, मैं अभी आ जाऊंगा। लेकिन दादाजी और डायोन काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तभी यूजिन उन्हें कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ, मुझे बस एक मैटर को सॉल्व करना है, फिर मैं जल्द ही वापस घर आ जाऊंगा। दादाजी भी यूजिन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं वो गुंडे यूजिन के आगे आगे चल रहे होते हैं और यूजिन खुद से ही उन्हें फॉलो कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये लोग आखिर है कौन, ये लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुंच गए। तभी उनमें से एक मेंबर चीफ को बोलता है, बॉस हम इसे ले आए। चीफ भी यूजिन को देख के हैरान होता है कि वो कैसे खुद ही चलते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा है। फिर उनमें से एक मेंबर बोलता है, बॉस लगता है इसे पता लग गया है कि इसको आज मार पड़ने वाली है, इसीलिए ये शायद बिना कुछ कहे ही खुद ही चल के आ रहा है। फिर चीफ अपने सिगरेट को फेंकते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, जल्दी से काम खत्म करो। दोनों मेंबर कहते हैं, यस बॉस, और एक बैट अपने हाथ में निकाल लेता है और दूसरे को कहता है, इसका हाथ पकड़ो। फिर चीफ अपने मोबाइल निकाल लेता है और सोचता है, चलो फिर मैं कॉल करके उनको बता देता हूँ कि काम खत्म हुआ। फिर चीफ के मेंबर यूजिन को कहते हैं कि जब हमारे साथ इतने आसानी से आ ही गए तो आराम से मार भी खा लो, तुम्हें दर्द तो होगा ही, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तभी चीफ अपने फ़ोन में हिजिन के मॉम के नंबर ढूंढ रहा होता है और कहता है, मुझे तो उसके मॉम का नंबर नहीं मिल रहा, पता नहीं किस नाम से मैंने सेव किया था। वो गुंडे यूजिन को कहते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उन दोनों बच्चों को मारने की। यूजिन कहता है, तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो, क्या तुम किसू के बारे में बात कर रहे हो। दूसरी ओर चीफ सोचता है, ये दोनों उसे बच्चे समझ के कुछ भी बोले जा रहे हैं, काम खत्म होने के बाद मुझे खुद इनके क्लास लेने पड़ेंगे। फिर चीफ यूजिन की तरफ देख के सोचता है, ये कैसा लड़का है जिसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं दिख रहा, जबकि अभी इसे मार पड़ने वाली है तब भी ये नहीं डर रहा है। तभी उन दोनों मेंबर में से एक यूजिन को मारने आगे आता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के उसके गर्दन पे एक कोहनी मारता है। चीफ ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर दूसरा मेंबर अपना बैट लेके यूजिन को मारने आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की। लेकिन यूजिन उसके सामने चला जाता है, जिसे देख के चीफ बहुत हैरान होते हुए कहता है, ये तो पागल है जो बैट के सामने डायरेक्ट चला गया। तभी उस मेंबर के अटैक को यूजिन अपने हाथों के बीच में पकड़ लेता है और साथ ही उसके गले में एक जबरदस्त पंच मारता है और अपने नी से उसके पेट पे अटैक करता है, साथ ही उसके सर को पकड़ के जमीन पे फेंक देता है। यूजिन के फाइटिंग स्टाइल को देख के चीफ सोचता है, ये तो एक ट्रेन फाइटर की तरह फाइट कर रहा है। तभी फिर से पहला वाला गुंडा आगे बढ़ता है और यूजिन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम कहाँ बच के जाओगे कमीने। तभी यूजिन पहले अपने कोहनी से उसके पेट पे मारता है, इससे उस बंदे का ग्रिप लूज हो जाता है और
फिर यूजिन उसके चिन पर भी कोहनी मारता है जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। दूसरी तरफ चीफ अब भी यूजिन के बारे में ही सोच रहा होता है और मन में कहता है मुझे तो लगता है इसके पास रियल फाइट का एक्सपीरियंस है। और यूजिन की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम तो एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं लग रहे। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस उम्र में एक हाई स्कूलर से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन यूजिन चीफ को देख के सोच रहा होता है मैं तो इसे कहीं भी अटैक कर सकता हूँ क्योंकि इसने अपने बॉडी की ओपनिंग छोड़ के रखी है। तभी चीफ बड़े ही स्पीड के साथ यूजिन के ऊपर एक पंच मारता है। फिर यूजिन भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। चीफ यूजिन को देख के हंसता है और फिर से यूजिन के ऊपर मल्टीपल पंचेस मारता है, लेकिन यूजिन भी चीफ के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी एक ओपनिंग मिलती है। फिर यूजिन बड़े ही स्पीड के साथ झुक के चीफ की कमर पे अटैक करने जाता है। तभी चीफ हंसते हुए यूजिन की तरफ एक पंच आगे कर देता है। तभी यूजिन अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करके उस पंच को ब्लॉक करता है और कुछ कदम पीछे चला जाता है, जिसे देख के चीफ हंसते हुए कहता है तुम में तो बहुत दम है। मैंने सोचा था कि मुझे एक क्लीन हिट मिल गया, लेकिन तुमने उसे भी ब्लॉक कर दिया। यूजिन भी ये देखकर हैरान होता है और सोचता है लगता है ये मेरे अटैक का ही वेट कर रहा था। फिर चीफ पूछता है सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन। यूजिन कहता है मैं एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ। ये सुन के चीफ मन में सोचता है ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं हो सकता, इसके लेवल तो गली के गुंडों से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर का है। जैसे ये मेरे हर अटैक को डॉज कर रहा है और साथ ही काउंटर अटैक भी कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये सब ट्रेनिंग से भी मुमकिन है। इसके लिए तो बहुत सारे रियल फाइट को सरवाइव करना पड़ेगा, तब जाके ये लेवल हासिल कर सकता है कोई। फिर यूजिन अपने अटैक पोजीशन लेता है, जिसे देख के चीफ हंसते हुए कहता है ये मत कहना अब तुम इस फाइट को सीरियसली ले रहे हो। और ये कहकर अटैक करने आता है। यूजिन चीफ के पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही अपना दूसरा हाथ से चीफ को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन चीफ भी जैसे तैसे उस पंच को डॉज कर लेता है। फिर चीफ अपने दूसरे हाथ से यूजिन को पंच मारता है, लेकिन यूजिन इस बार चीफ के हाथ को पकड़ लेता है और उसके पेट पे काउंटर पंच मारता है और मुंह में एक पंच जड़ देता है, जिसे खाकर चीफ सोचता है ये लड़का तो मेरे अटैक को डॉज करने की भी ट्राई नहीं कर रहा, ये मेरे अटैक को सीधा ब्लॉक कर रहा है और काउंटर करे जा रहा है। फिर चीफ बहुत ही गुस्से में यूजिन को देखता है और एक पंच लेके फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन इस पंच को भी ब्लॉक कर लेता है और साथ ही चीफ के फेस पे एक थप्पड़ मार देता है। फिर उसके पेट पे पंच मारता है और चेहरे पे एक लास्ट जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे चीफ के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पे सीधा गिर जाते हैं। जमीन पे गिरने के बाद जमीन पे लेटे लेते चीफ सोचता है कि मैं एक हाई स्कूलर से हार गया। फिर यूजिन की तरफ देखते हुए सोचता है ये लड़का तो स्टार्टिंग से ही इतना काम था। मुझे नहीं पता आखिर ये लड़का कौन है, लेकिन मैं श्योर हूँ ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है। पर मुझे लगता है उन दोनों बच्चों ने इस लड़के से पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती की। फिर नेक्स्ट सीन यूजिन की डैड का ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ बाहर गार्ड खड़े होते हैं और वो कोरिया का कांग्रेसमैन होते हैं। तभी यूजिन की मॉम कहती है अभी तक चीफ ने कॉल क्यों नहीं किया, क्या एक हाई स्कूलर को मारना इतना मुश्किल है उसके लिए। तभी कांग्रेसमैन कहते हैं तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा इंसान है जो काम खत्म होने के बाद ही कॉल करता है। और वहाँ मॉम डैड के साथ यूजिन भी होती है। तभी टेलीफोन का रिंग बजता है, जिसे सुनकर यूजिन की मॉम कहती है फोन को स्पीकर पे डालो, मुझे सारी बातें सुननी है। तभी दूसरी साइड से चीफ कहते हैं कांग्रेसमैन मैं चीफ बोल रहा हूँ। कांग्रेसमैन कहते हैं चीफ मुझे माफ करना, मेरे वाइफ ने तुम्हें एक छोटे से काम में फंसा दिया। जिसे सुन के यूजिन की मॉम कहती है क्या ये छोटी सी बात है, हमारे बच्चे हॉस्पिटलाइज है और तुम इसे छोटी बात कह रहे हो। तभी चीफ कहते हैं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कांग्रेसमैन कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। चीफ कहता है ऐसा लगता है आपके बच्चों ने गलत बंदे से पंगा लिया है, उस लड़के ने मुझे और मेरे 2 मेंबर को एक साथ हराया। ये बात सुनकर कांग्रेसमैन भी काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं चीफ तो अंडरवर्ल्ड का एक टॉप गन है, लेकिन सिर्फ एक हाई स्कूलर ने कैसे इनको हरा दिया। चीफ उन्हें बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। तभी ऑफिस के बाहर से कुछ साउंड आते हैं और जब डोर की तरफ कांग्रेसमैन और उनकी वाइफ देखते हैं तो वहाँ उनके गार्ड बेहोश पड़े होते हैं, जिसे देख के वो दोनों और यूजिन डर जाती है और फिर वहाँ यूजिन की एंट्री होती है। तो आज वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आज वाला एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।